हेलो गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए आपने 3-1 साल पूरी मेहनत करी है, जोरों शोरों से मेहनत करी और आपको ये लगता है कि यार हम तो 100 में से 90 नंबर भी ला सकते हैं और मैं कहूँ फिर भी आप फेल हो सकते हो, आपको बुरा लगेगा, आपको ये बातें मेरी ऐसी लगेंगी कि आपको मुझे गाली देने का मन करेगा। हर किसी बच्चे को ऐसा ही हुआ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे भी बुरा लगता। परंतु ये बात सच है कि आप 90 नंबर ला सकते हो, फिर भी आप फेल हो सकते हो और आपके जो ये 3 साल की मेहनत है खराब हो सकती है। तो वो ऐसा क्यों होगा, किन कारणों से हो सकता है? देखिए आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं। जीवन में यानी कि जो आप एग्ज़ाम जब देने जा रहे होते हो तो बहुत ज़रूरी होती हैं। किन वजहों से आप फेल हो सकते हो वो वजह आपको देखनी होंगी और वो गलतियां नहीं करनी। वो सारी दिक्कतें मैं अभी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में बताऊंगा जिससे इन 2 दिनों में उन पर फोकस करना, जिससे कि आपका बहुत जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में बताऊंगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से काम कर रही होती है, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके ऊपर जो मेंटली प्रेशर होगा वो आप पर ना आए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार कि अगर ये पेपर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, तो जिससे आप चीज़ें पहले क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने बस नाम बताया है, अभी इसका पूरा फॉर्मूला तरीका कैसे ये काम करता है वो बताऊंगा। अब सबसे पहले आते हैं कि 90 मार्क्स लाकर भी बच्चा कैसे फेल हो सकता है। मतलब एक बच्चा 90 मार्क्स ला सकता है पर वो फेल हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा क्यों यार? तो सबसे पहले उस चीज़ पर चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बच्चे का वो ले रखा है आपका, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लीजिए, हल्का सा बड़ा कर दिया, ठीक है, और 1 सेकंड का टाइम दीजिए। लीजिए, तो हम इसको एक बार देखिए, ये एक बच्चा है, ठीक है, इसका नाम आलोक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फोटो भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको ना यहाँ पर दे रखा होगा कि भाई 17 अगस्त को पेपर है, यहाँ दिख रहा है 17 अगस्त 2022 को पेपर है। इसके अलावा शिफ्ट 1 में इनका पेपर है 17 अगस्त को और रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे। एग्जाम लैंग्वेज है हिंदी। अब सबसे मेन चीज़ क्या है जो आपको पास और फेल कराने वाली है? देखिए आप एक बार बताओ, अगर आप एग्जाम में ही ना बैठ पाओ, आपको सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत होशियार बच्चे जो अक्सर एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते। अब आप कहोगे सर किन वजहों से नहीं बैठ पाएंगे? सबसे पहला रोल प्ले होता है जब आप गेट पे आके लड़ाई भी करोगे पर वो आपको एंट्री नहीं देंगे वो है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का रोल बताता हूँ, बहुत ही तगड़ा रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको ये सबसे जरूरी चीज़ है जो मैं हर बच्चे को हमेशा बोलता हूँ और जो आप सभी को समझनी जरूरी है। देखिए इस पेज पर आ जाते हैं। अगर मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात करूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये हर बच्चे के लिए देखिए शिफ्ट 1 का 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ये जरूरी है, पर इससे जरूरी टाइम है क्लोजिंग टाइम। आपको पता है कि आपका पेपर 9 बजे स्टार्ट होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं यार 9 बजे ही तो पेपर स्टार्ट है और पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो, शायद आपने इसके बीच में कोई एग्जाम ना दिया हो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 3 साल का गैप था, आप सबने एग्जाम देकर देख लिए होंगे, बट किसी बच्चे ने शायद ही ग्रुप डी का ही भरोसे रहा हो और उसने सोचा हो कि सीधा ग्रुप डी वाला एग्जाम दूंगा, या उसे ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो आप एक बात समझ लेना कि गेट क्लोजिंग टाइम का मतलब है पेपर चाहे 9 बजे होगा, आप 9 बजे से 15 मिनट पहले भी पहुंच गए तो आपको पता है कि चीज़ें आप सही कर सकते हो। बट परंतु अगर उन्होंने क्लोजिंग टाइम 8:30 बजे दे रखा है मेरे भाई, तो आप इस बात को मानकर बैठ जाना कि आप 8:31 पर भी सुबह पहुंचे, 1 मिनट लेट भी, और आप कितने ही होशियार हो, आप 100 में से 100 नंबर लेकर आने वाले हो। आपके सामने कोई टिकने नहीं वाला मार्केट में, आप फर्स्ट आने वाले हो। शायद आप ही वो बच्चे थे जो फर्स्ट आने वाले थे, सबसे ज़्यादा आपने मेहनत करी है, पर आपकी एंट्री नहीं होगी। यानी 8:31 पर पहुंचो, आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है, तो 8:31 पर पहुंच रहे हो तो आपकी एंट्री नहीं है। अब जब एंट्री ही नहीं होगी तो बस आप गेट को तोड़ते रहोगे। बहुत से बच्चे, मैंने बहुत बार फ़ोन करके सर ऐसा हो गया, सर क्या करूं, बट इस केस में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ बाहर रो सकते हो और उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि मेरे भाई आप में काबिलियत है, आप पक्का इस बार जॉब लेने वाले हो, बट उससे जरूरी है कि आप करेक्ट 8:30 बजे से पहले और मैं तो कहता हूं कि यार देखिए 3 साल बाद ये मौका है तो और जल्दी 8 बजे पहुंच जाओ। आधे घंटे और 1-2 घंटे में कुछ घट रहा है? कुछ नहीं घट रहा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जल्दी पहुंचने की। जैसा शिफ्ट 1 की बात करूं तो इसका 8:30 बजे क्लोजिंग टाइम है, कोशिश करो इसमें 8 बजे पहुंच जाओ। इसमें कोशिश करो कि मेरे भाई ज़्यादा से जल्दी 11:30 बजे करीब पहुंच जाओ। आपको सर 12:15 क्लोजिंग है तो 12 बजे पहुंच जाओ, पर
कोशिश करो जल्दी, ये मत सोचो यार 12-15 में 2-3 मिनट पहले पहुंचूंगा। ये स्कूल नहीं है कि भाई बाहर खड़ा कर दिया, हाथ खड़ा करके और कोई दिक्कत नहीं है फिर से कल स्कूल आ ही जाएंगे। ये लाइफ का सवाल है ना, ठीक है। इसी तरह से शिफ्ट थर्ड वालों का मेरे भाई 4:30 बजे क्लोजिंग टाइम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए कि फ़ोटो वगैरह कैसी लेकर जानी है और कितनी लेकर जानी है, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है कि आप वहाँ पर गए और अंदर जाके आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है जिस वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए और तो आपको और ज़्यादा दुख होगा। तो उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। आ जाइए, लीजिए, देखिए। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे आज करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ पर दिक्कतें करता है। और वो सारी चीज़ों के बाद फिर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सीधा बात करें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन सी दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। देखिए इसको एक बार छोटा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। आ जाइए, हाँ आपका ये वो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। लीजिए, ये बच्चे का एडमिट कार्ड है, ठीक है। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे एक फोटो है, बिल्कुल है, यहाँ पे भाई के साइन है, बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ ना आप जब निकालोगे तो ऐसा का ऐसा साफ अपने साथ लेकर जाना, इस पर कुछ भी उल्ट सल्ट मत करना। कुछ इस पर कहीं पर भी आपके जैसे नीचे कहीं साइन लिखे हैं तो साइन करने लग जाओ, कुछ भी नहीं करना। आपने निकाला जैसा है वैसा निकाल लिया। अब होगा क्या, जब आप नीचे जाओगे तो जब आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो होता क्या है, यहाँ पर जब आप आते हो तो एक कैंची सी बनी दिख रही होगी आपको, एक कैंची सी बनी दिख रही है। ये कैंची सी क्यों होती है, ये काट कर ऊपर वाला हिस्सा आपका होता है, नीचे वाला देखिए यहाँ पे देखा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, धीरे धीरे नीचे आएंगे जब। एक बार रुक जाइए, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि बच्चे का रोल नंबर वगैरह नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो जब आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पर ना एक फोटो वगैरह वो अपने सामने चिपकवाएंगे। अपने सामने का मतलब समझ रहे हो, आपको अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी एक फोटो, ठीक है। तो अपने सामने इसको वो मतलब आपसे पेस्ट करवाएंगे, आपको तभी वहीं गम वगैरह देंगे। तो एक फ़ोटो कैसी जो ऊपर दिख रही थी वैसी सेम टू सेम एक फ़ोटो यहाँ पर आपको लेकर जानी है। तो उस फोटो को जरूर लेकर जाना, ठीक है, ओके। तो उस फोटो को लेकर जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि आपने फ़ोटो ले ली, ठीक है। उसके अलावा जो मेन चीज़ और आती है वो आती है यहाँ पर साइन वगैरह की। अब होता क्या है कि बच्चे को ना साइन करने होते हैं तो बच्चा क्या करता है गलती से, ये तो आपके पास है तो यहाँ अपने आप साइन मत कर लेना घर पे ही। मैंने क्या कहा है, इसे निकालो, सीधा चले जाओ जहाँ पर आपका एग्जाम है, बिना सोचे समझे वहाँ पर सब कुछ करा लेंगे। बस एक फ़ोटो मांगे तो फ़ोटो लेकर जाना, और क्या क्या मांगेंगे वो मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे भाई आपको यहाँ पे जैसे अपने सिग्नेचर करने हैं, राइट थंब लेफ्ट थंब ये सारी चीज़ लगाने हैं, और जहाँ पर जो आपको देख रहा है कि भाई आपने उसी के सामने काम करा वो अपना साइन यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें होनी होंगी हो जाएंगी, बट अपने आप कुछ भी यहाँ से करके मत लेकर जाना। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखिए यहाँ पे बोल भी रखा है, ई बुलावा पत्र में दर्शाई गई तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये बातें बहुत जरूरी होती हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, शक्तिमान वाली नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये 3 साल का आपकी मेहनत खराब कर सकता है। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र व वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन वे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, देखिए 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, ठीक है, आपको चाहिए, अर्थात फोटो कॉपी स्कैंड या एक्सफोर्ड दस्तावेज ना हो। अगर कोई कहे सर इंग्लिश में क्या होगा इसका मतलब, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द ई कॉल लेटर इज टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट एट लीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यानी कि जैसा कि यार आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो आधार कार्ड पर फोटो होती है, इसी तरह से पहचान पत्र वगैरह पे फोटो होती है। तो ऐसी कोई 2 आपके पास एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिससे कि आपका पता लगे ये फोटो आपकी है और आप ही हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे और इन्होंने क्या लिखा है, नॉट फोटोकॉपी नहीं चाहिए कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले गए, ओरिजिनल ले जाना है। और स्कैंड और एक्सपायर्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये जरूरी चीज़ थी, आधार कार्ड तो लेके जाना। वैसे तो बहुत ऐसा भी होगा कि आपको आधार कार्ड से भी एंट्री देंगे, बट कोशिश करना उसके साथ पहचान पत्र वगैरह भी लेकर जाना, ठीक है। आगे आ जाइए, सच एज वोटर कार्ड, देखिए यहाँ पे लिख भी रखा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार। अगर ई आधार का प्रिंट आउट भी चाहिए तो उसके केसेस में भी कुछ चीज़, ऐसे बहुत सारे बच्चों का ई आधार होता है, ठीक है, कि मतलब सीधा का सीधा वैसे ही निकल जाता है फ़ोन में, उसको भी दिखा सकते हो। बट उसके लिए ई आधार का प्रिंट आउट निकालोगे, जैसे प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, बट उसमें स्टैम्प वगैरह लगानी पड़ेगी, शायद आगे लिख रखा होगा। ड्राइविंग
लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, प्रिंट आउट, passport, identity card issued by the employer in case the candidate is a government employee, school, college, university. Photo ID card, SSA mark sheet with photo must be presented, failing which he and she will not be permitted in the exam in case the present ID proof is found doubtful, not genuine. Alternate photo ID proof has been. कह रहे हैं कि अगर कोई भी डाउटफुल लगता है केस तो आपको जो दूसरे वाला है उसको चेक करके देखिए, आधार कार्ड से आपका मैक्सिमम काम बन जाए, फिर भी लगता है तो दूसरे वाले को चेक किया जाएगा, रीचेक कि हाँ यार ये सही भी है कि गलत है, तो दोनों लेकर जाना, ठीक है। सबमिटेड टू अवॉइड डेनियल ऑफ परमिशन टू अटेंड एग्जाम, फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलाउड। और आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी मैंने पहले ही बता दी थी, तो सारी चीजें। दिस इक्वल लेटर इज वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेट, शिफ्ट एंड टाइम एज शेड्यूल, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ये मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पर आप बहुत गड़बड़ करते हो और देखिए आपको बहुत परेशानी भी होने वाली है फिर ऐसा अगर करके जाओगे। कैसा कि बैंड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होने चाहिए सच एज मोबाइल फोन्स, पेजर, वॉचेस, आपको सर मोबाइल फ़ोन के वगैरह कैसे चले। एंट्री लेने से पहले कोई ना कोई आपके साथ होगा या जहाँ पर भी आपने रूम लिया होगा, जैसे भी आप उसको अपने फ़ोन में, मतलब फ़ोन को बैग वगैरह में रख के किसी को पकड़ा कर जाओ, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अंदर तो जाने फ़ोन तो नहीं लेकर जाओगे, बट कुछ भी ना आप ऐसे कड़ा पहन लो, कुछ पहन लो, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको उनको संदेह वो सब उतरवा देंगे। कोई महंगी चीज़ कोई पहन के जा रहा है तो वैसे उतरवा देंगे, घड़ी उतरवा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोचो घड़ी में टाइम देख देख के मैं पेपर करूँगा। पेपर तो आपका स्क्रीन पर मतलब टाइम चल ही रहा होगा, तो उसकी इतनी दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। तो ईयरफोन, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड्स, कैलकुलेटर्स, बुक, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, मेटेलिक वियर्स, बैंगल्स, रिलीजियस सिंबल्स, कोई भी रिलीजियस सिंबल जैसे कि हम लॉकेट पहन लेते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी जिस धर्म का है वो लॉकेट पहन लेते हैं ना, तो उस तरह से कोई लॉकेट नहीं पहन सकता है, ठीक है। वो लॉकेट आपका उतरवा देंगे खामा में, वहाँ पर जाकर फिर वो आपको मिले ना मिले और शायद उससे आपकी पूरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी चीज़ भी आप मत करना, ठीक है। पर्स वगैरह, हैंडबैग, कैप वगैरह भी उतरवा लेंगे, ब्रेसलेट, बेल्ट वगैरह भी, मंगलसूत्र वगैरह भी, जैसे अब लड़कियां हैं शादी हो रखी हैं, मंगलसूत्र वगैरह तो उतरवा लेंगे। फ़ायदा क्या है वहाँ पे उतरवा के, अब आप ढूंढ रहे हो, देखो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, उससे पहले आप मंगलसूत्र को कहाँ रखोगे, ये टेंशन में हो। टेंशन एग्जाम से ज़्यादा हो गई कि अब इस मंगलसूत्र को कहाँ रखूँ। अगर आपके साथ कोई आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा मतलब पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा ना, आप अकेले ही पहुंचे हुए और मंगलसूत्र, तो बिल्कुल ही हर चीज़ जो भी है सब कुछ कान वान के सब कुछ अपना बिल्कुल रिलैक्स, एक ऐसे कपड़े पहन के आना, मैं तो जूते भी उतरवाए थे वो बाहर, चप्पल ही पहन के चले आना, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर। सबसे ज़्यादा आसान, सबसे बेस्ट पता है कौन बच्चा रहता है वहाँ पे जो एग्जाम देने आता है, वो निक्कर पहन जाए और एक टी शर्ट, बस मस्त। नहीं तो जिसके ज़्यादा शर्ट में जेब पेब, जिसकी शर्ट वर्ट यूँ दबी वबी है, सब उतरवा के चेक कर लेंगे वो तुम्हारा, कोई फायदा थोड़ी है। निक्कर सा पहन के जाओ, एक टी शर्ट सी ले भैया, चेक कर ले, क्या चेक करेगा, जूतों की जाए चप्पल पहन जाओ, तो सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको पढ़ लेना अपने घर पे। अब आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू फॉलो कोविड appropriate behavior all the time like use of face mask वगैरह यूज करना, देखिए नॉर्मल सी बात है। द इक्वल लेटर इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट्स हैज फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन लाइक एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैटेगरी है, तो देखिए नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम दैट इज एट द टाइम mid of the exam additional biometric LTI photograph capture and attendance including physical RTI, LTI and signature in running handwriting of the candidates will be taken and no extra time will be given for the same as it is an integral part of the exam process। जिस समय एग्जाम चल रहा होगा उसी समय आपकी जैसे बायोमेट्रिक वगैरह हो गई या आपकी फोटोग्राफ कैप्चर कि भाई फोटोग्राफ, ये उसी टाइम पीरियड में होगा, यानी कि ये टाइम आपका एक तरह से आप जब एग्जाम दे रहे हो तो इस 10 मिनट को भी आपको कम लेकर चलना, एक तरह से आप 10 नहीं तो 5 मिनट तो मानकर चलना, भी 5 मिनट आपके यहाँ खराब होने वाले हैं और जिस समय आपका दिमाग तेजी से चल रहा है और बीच में आकर ये कुछ ऐसी छेड़खानी करेंगे और ये कह रहे हैं ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, एग्जाम प्रोसेस का। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर क्या कहते हैं कि अब इसके आगे बढ़कर थोड़ा सा उस पर परसेंटाइल पे बात कर लेते हैं, तो आ जाइए परसेंटाइल मेथड की बात कर लेते हैं। अब परसेंटाइल मेथड क्या है उस पर आगे जाने से पहले देखिए, अब कुछ एक दो चीज़ें मैं छोटी छोटी आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं आपके लिए। एक तो टॉपिक वगैरह बताया तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे पहले देखिए बहुत सारे बच्चे 1 मिनट बाद ही हम परसेंटाइल मेथड में बात करते हैं।
बुक का एक ऑप्शन आता है हमारी ऐप के अंदर, ठीक है, बाय बुक। इस बुक को जरूर पढ़ कर जाएं, आपके पास 2 दिन है तो आप जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। फ्री की बुक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा आपका पैसे नहीं लग रहे इस पर। इसको जल्दी 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 फ़ोन में खोल के ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी इसको देखते रहना, ठीक है। तो इस ई बुक को आप जल्दी जल्दी देख सकते हो। आपने देख ली, ठीक है। उसके बाद अब अगला ऑप्शन क्या है, अगर आपको इसको लगता है ये आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो इसकी वीडियो सॉल्यूशन भी है, जो कि पहले 1000 रुपये में था, अभी 199 कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फायदा पहुंचे। मैं नहीं कहता उस वीडियो सॉल्यूशन को लो अगर आपको हर एक क्वेश्चन आता है तो। और उसके अलावा मेरा 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स, अगर आप 1 साल का डाटा सिर्फ 20 दिन में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे देखिए अब आगे चलते हैं मेरे भाई किस पे, तो गाइस चलते हैं परसेंटाइल मेथड की तरफ। बट उससे पहले आपके दिमाग में चलेगा सर कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बिल्कुल मैं एंड में बताने वाला हूं। तो देखिए, अच्छा ये क्या है, तो ये एक फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये जो पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, पहले जो आपका एनटीपीसी वगैरह में जो नॉर्मलाइजेशन हो गया है, ये वो वाला नॉर्मलाइजेशन है। तो भाई साहब उसमें ये फॉर्मूला था, तो पूछ लिया किसी अधिकारी से, अरे भाई साहब तुमने ये फॉर्मूला तो दिया नॉर्मलाइजेशन का, इसका मतलब बता दो। अगले की सिट्टी पिट्टी गुल, अगला यूं सोचा कि यार क्या ये जीटीपीटी लिख रखा है, मुझे तो नहीं पता जी। तो 3-4 दिन बाद उन्होंने किसी से पूछा होगा और उसके बाद ये एक नोटिस में ये भेजा कि जी ये होता है। मतलब अगर अधिकारी हो तो नहीं पता, तो वो कैसे आप समझ रहे हो कि भैया कोई ऐसा फॉर्मूला होता कि प्रॉपर बच्चा भी समझ पाए। तो ये मतलब परफेक्ट तरीका नहीं था नॉर्मलाइजेशन का। बट अब एक नया तरीका आया, वो नया तरीका क्या था, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। अब आप कहोगे क्या सर ये ठीक है, मेरे भाई देखिए ये एकदम सही है बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये सही तो ठीक है, पर ये है क्या यार, समझ तो अभी भी नहीं आ रहा। आपके दिमाग में नहीं सर जी ये तो समझ अभी भी नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगा मेरे भाई देखिए समझने जैसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में जो लिखा है वो, और उसके बाद में कुछ एग्जांपल दूंगा, मैं अपने स्कूल की बात बताऊंगा एक बहुत प्यारी सी, उसके बाद आप सारी चीजें समझ जाओगे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन वाला कंडीशन में कहता है कि भैया ऊपर रख दो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम द सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन स्कोर, ठीक है। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशन, ये नीचे रख दिया। अब आपको अरे गुरुजी ये कौन सी भड़क है, नई चीज इंग्लिश में लिख दी, पता नहीं क्या ये T1 P1 लिख रहा है। मैं आसान शब्दों में बताता हूं। मैं किसी क्लास में पढ़ता हूं, मेरे 30 नंबर आए, ठीक है। अब मेरे 30 नंबर बहुत कम थे, इंग्लिश का पेपर था भाई, फेल हो गया मैं। पर ऐसा नहीं है कि किसी और के 30 नहीं आए, भाई साहब बच्चे 90-90 भी लाए, पर मेरे जो 30 आए हैं, ऐसे मेरे जैसे कुछ और भी थे 5-10 जिनके 30 आए, और कुछ ऐसे भी थे जिनके उनसे भी कम आए। तो मेरे जितने भाई मेरे बराबर जिसके आए और मुझसे जितने और जो भी मुझसे कम लेकर आए वो सभी कितने हैं वो ऊपर रख दो, और उसके नीचे रख दो पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं। अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए परसेंटेज क्या है, कोई एग्जाम था, पेपर था इंग्लिश का, हम बचपन में भाई मेरे इंग्लिश तो बहुत कमजोर थी, अक्सर जो हम इंडियंस की कमजोर होती है, मतलब सभी की नहीं कह सकता, बट हम जो नॉर्थ में इस साइड रहते हैं हमारी कमजोर होती है, ठीक है। मेरी तो थी भाई कमजोर इंग्लिश, ठीक है। तो हुआ क्या मेरे भाई, तो इंग्लिश में 200 में से ना मेरे 80 नंबर आए, ठीक है। अब मेरे भाई नंबर 200 में से सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर आए। 200 क्यों, इसे 100 लेकर चलो, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिले, क्योंकि बचपन में अक्सर पेपर 100 नंबर के हुआ करते थे, ठीक है। भाई साहब मेरे 100 में से 40 नंबर आए, मैं हो गया फेल। पिताजी ने दिए कान पे 2-3 रैप्टे, हाँ भाई क्या चक्कर है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा। अब परसेंटेज अगर आप निकालते तो भैया 100 में से 40 नंबर आए, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी मेरे सिर्फ 40% आए। मतलब फेल तो नहीं हुआ, खुशी इस बात की थी मुझे, 2-3 थप्पड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी के खा लिए, 40% मुझे खुशी। पर मुझे दूसरी खुशी और भी थी, जो आप में से ही बहुतों को हुई होगी कभी ना कभी। आपको क्या खुशी होती है, अरे ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 40-40 नंबर आए हैं क्लास में, है होते नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी तरह इंग्लिश में नालायक होते हैं, तो उनके 40-40 नंबर आए होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तुमसे भी ज्यादा नालायक होते हैं, वो 40 से भी कम लेकर आते हैं। तो इसी तरह से परसेंटाइल क्या कहता है कि परसेंटाइल कहता है, मैंने पिताजी से कहा पिताजी क्यों मार रहे हो, मेरे अकेले के इतने कम नंबर नहीं आए इंग्लिश में, मेरे जैसे ना हमारे पूरे स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते थे उस टाइम पे भाई, 600 में से 300 बच्चे ऐसे थे, कितने टोटल 600 में से 300 बच्चे ऐसे थे जिनके क्या हुए मेरे भाई कि 40-40 या मेरे से कम नंबर, यानी बहुत से ऐसे 40-40 लाए थे, 10-15 ऐसे भी थे मेरे जैसे होशियार, पर बहुत से तो इतने नालायक थे 40 भी नहीं ले पाए। तो ऐसे कितने बच्चे थे टोटल 300। तो फिर परसेंटाइल हो गया कि भैया टोटल में से
मेरे बराबर या फिर मुझसे कम लाने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट है, तो 600 में से वो 300 थे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 2 पर और 2 से 1 कट गया कितने पर, 50 पे, तो मेरी बन गई 50 परसेंटाइल। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है कि आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि इस चीज को परसेंटाइल कह देते हैं, कि जब हम ये देख लेते हैं कि हम टोटल सभी स्टूडेंट्स में से कितने परसेंटेज में हैं। परसेंटेज का मतलब 300 बच्चे 600 में से ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं या मुझसे थोड़े कम हैं, और पर 600 में से 300 के अलावा वो 300 भी है जो मुझसे ऊपर हैं, यानी 50% ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, मुझसे कम हैं, और 50% बच्चा हुआ है जो मुझसे ऊपर है। ये हो गया परसेंटाइल, ठीक है। बट इसका यूज क्या है, मेन मुद्दा यह है, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना, ठीक है। मेन मुद्दा यह भाई साहब यूज क्या है, क्यों इसका यूज करने बैठ रहे हम। डायरेक्ट ये बचपन में करते तो थे जी, आपके लड़के 40% है पास हो गया, 33% है फेल हो गया है, मोटा मोटा गणित ये अच्छा था बचपन से। पर ये नई चीज निकालने की जरूरत क्या बैठ गई भैया, बैठ गई क्यों, क्योंकि मेरे भाई अब क्या हो रहा है, पहले एक पेपर हुआ करता था कि भाई 10वीं का पेपर हो गया, 12वीं का पेपर हो गया, चीजें क्लियर होती थी कि वही पेपर हर जगह वही पेपर हो जाता था। अब क्या है कि एक ही दिन में 3 पेपर हो रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे पेपर होते हैं। अब भाई गड़बड़ हो जाती है, क्यों गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ सबसे पहले ये होती है, एक बच्चा होशियार था बच्चा, तो भैया शिफ्ट 1 में पेपर चल रहा था, पहले दिन आप गए शिफ्ट 1 में पेपर, आपका भी शिफ्ट 1 में आ गया ना, आपकी शिफ्ट में कोई जो सबसे तगड़ा होशियार रहा होगा, चाहे वो आप हो चाहे कोई अन्य बच्चा हो, उसके फर्स्ट शिफ्ट में 10 बच्चे बैठे थे, 10 में से जो सबसे ज्यादा नंबर लाया उसके 92 आए, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आपका ही कोई दोस्त, वो भी बहुत तगड़ा होशियार था, आपको पता था वो 100 में से 100 नंबर ले आएगा, पर सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी क्या आ गई मेरे भाई, टफ आ गई। अब टफ आएगी तो गड़बड़ तो होगी, और उस गड़बड़ में उसके सिर्फ 87 नंबर आए। ये बच्चा शायद अगर यहां बैठा होता तो 92 या 92 से ज्यादा भी नंबर ले सकता था, पर उसका पेपर टफ था, उस कारण से उसके 87 नंबर आए कि नहीं आए, यानी कि इससे कम, और साथ ही साथ यहां दूसरे वाला जो बच्चा है ना, इससे भी इसके कम है, और जबकि ये बहुत होशियार बच्चा है, इसे तो जॉब मिलनी चाहिए, तो इसके साथ तो भैया गलत हो रहा है ना। बट परसेंटाइल इन सभी चीजों को सॉल्व करने वाली है, बताऊंगा कैसे। इसी तरह से एक बहुत होशियार और बच्चा, वो थर्ड शिफ्ट में शाम को पेपर भाई, और अगले के भैया 84 ही बने, क्योंकि बहुत टफ ये एग्जाम था। अब ये पता कैसे चला कि इतना होशियार बच्चा कि भैया 84 ही नंबर आए, तो भैया इस वजह से पता लगा कि ये टफ शिफ्ट थी बहुत ज्यादा, कि भाई इसके 84 ही नंबर आए। परंतु अब आपके हिसाब से नंबर वाइज देखा जाए तो ये वाला बच्चा इससे और इससे ज्यादा नंबर ला रहा है, पर ये दोनों होशियार हैं, इनको नंबर पहले आना चाहिए ना आपके हिसाब से। आप तो कहोगे यार बेचारे ये दोनों कितने होशियार थे, इनकी जगह ये नालायक ले गया नंबर, जबकि ये भी होशियार है बट इन दोनों से कमजोर था। तो परसेंटाइल क्या करेगी, परसेंटाइल में हम इससे कहेंगे भैया ये बता कि तेरे 92 आए, पर परसेंटाइल कितने आए, तो ये कहेगा जी देखो हम जब पेपर देने बैठे तो उस क्लास में 10 बच्चे थे, और टोटल 10 थे, और मेरे जितने और मुझसे कम लाने वाले भी 10 ही बच्चे थे। भैया इसके जितने तो कोई लाए नहीं है, यही लाया अकेला, और इससे कम लाने वाले 9 और हैं, तो टोटल 10 बच्चे, तो 10 बच्चे थे, परसेंटाइल के लिए मल्टीप्लाई 100, तो भैया 10 से 10 कट गया 100 परसेंटाइल, तो इसके 100 परसेंटाइल बने। इसी तरह से इससे भी यही बात पूछी जाएगी कि भाई साहब तेरे 87 तो आए हैं, पर तेरी क्लास में कितने बैठे थे, तो इसने कहा जी मेरी में 10 बैठे थे, ठीक है, टोटल 10 बच्चे। अब इससे पूछा जाएगा तेरे जितने और तुझसे कम नंबर लाने वाले कितने, तो ये कहेगा जी 10 थे, मल्टीप्लाई 100, सॉरी 100 से 100 क्यों काट रहा हूं, 10 से 10 काट दो तो 100 परसेंटाइल यहां पर भी आ गया। इसी तरह से यहां भी इसका 100 परसेंटाइल बन जाएगा। अब अगर आप इस बच्चे से पूछोगे कि भैया ये बता कि परसेंटाइल बनाने बैठे इसकी, तो ये देखोगे कि इस पूरे क्लास में तो 10 बैठे हैं, पर इसके जैसे और इससे कम लाने वाले टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 यानी 90%, तो इसकी परसेंटाइल हो गई 90 परसेंटाइल। यानी कि जब आपको रिजल्ट दिया जाएगा और रैंक बनाई जाएगी, तो इस तरह के बच्चे जो 100 परसेंटाइल ले रहे होंगे उनका नंबर 90 परसेंटाइल वालों से पहले आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है परसेंटाइल। तो इस तरह से जो ये बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी उसके हिसाब से कि भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ऐसा नहीं इसका सिलेक्शन नहीं होगा, बट इनका रैंक पहले दिया जाएगा, जिस वजह से जितना जिसमें भैया जो क्वालिफिकेशन मतलब होशियार बच्चा उसको उसकी तरह से एक लेवल पर रखा जाएगा, और जिससे कि हर किसी के साथ मतलब कि किसी के साथ भी वो नहीं होगा, जो होता नहीं कि भाई किसी के साथ धुमात हो गई, कहते ना कि यार इसके साथ तो बेचारे बेईमानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा।
सभी के लिए ठीक रहेगा। तो ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, बहुत बेहतरीन तरीका है। तो गाइस परसेंटाइल मेथड आपका यहाँ पे आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। देखिए मैं बस इतना सा कहूँगा आपको, हाल फिलहाल में हमने जो अपना क्रैश कोर्स है 20 दिन 20 चैप्टर वाले में, अभी ना हमने प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी के पेपर थे और एनटीपीसी CUT 2 के जो हाल फिलहाल में पेपर हुए थे वो डलवाए हैं, वो पर जरूर पढ़कर जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे यूट्यूब पर राहुल देसवाल सर से मिल जाएंगे, ठीक है, राहुल देसवाल जरूर डालना, बहुत सारे फेक आ गए हैं आजकल मेरे नाम से, ठीक है, राहुल देसवाल, या फिर 20 दिन 20 चैप्टर वाला जो क्रैश कोर्स है उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जब आप देखोगे तो आपको 20 एक पेपर तो ग्रुप डी के मिल जाएंगे, ठीक है, 20 एक पेपर ग्रुप डी के मिल जाएंगे, और साथ में 3 पेपर एनटीपीसी CUT 2 जो हाल फिलहाल में हो, एनटीपीसी CUT 2 के 3 पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जरूर पढ़ना। तो अब देखते हैं पर आपका मतलब ये चीज़ें आप जरूर पढ़ना। तो मेरे भाई आज की वीडियो यहीं तक है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बता दिया है, और 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स हर किसी के पास होना चाहिए अगर आपका एग्जाम आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा किसी एक छोटी सी वजह से एग्जाम में रह जाए। और साथ ही साथ मेरा बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक ई-बुक फ्री बुक है, उस पर 11 रुपये बस ऐप का चार्जेस है। ओके भाई, और रोज रात 9 बजे मेरी एक प्यारी सी वीडियो आती है, उस वीडियो को देखना मत भूला करो, रोज रात 9 बजे, जिसके अंदर मैं बता रहा होता हूँ कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं रोज रात 9 बजे बहुत ही कम समय में बहुत स्पीड से बता रहा होता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने को मिलेगा। ओके भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं टॉप तक पर 2 बजे।